नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो रिवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज ए रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। रिवेन्यू का मतलब होता है प्रॉफिट। तो ऐसा अमाउंट जो कैपिटल में ऐड करके बिजनेस ऑपरेशन के लिए लगाया जाता है। Revenue is earned by sale of goods or by providing a service. Revenue हमें कैसे अर्न होता है, या तो गुड्स को सोल्ड करके या सर्विस प्रोवाइड करके। कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रिवेन्यू इज रिलाइज। कि जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत जो रिवेन्यू है वो रिलाइज मतलब चेंज किया जाता है। रिवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स has been transferred to the purchaser and when he has legally become liable to the pay amount। कि जब जो हमारा रिवेन्यू है वो रिलीज होता है तो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाती है परचेजर को, फिर वो लीगली लाइबल हो जाता है अमाउंट पे करने के लिए। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। कि जो रिवेन्यू है वो रिसिप्ट ऑफ कैश से रिलेटेड आपका नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1st January, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन 20 January, receive the cash 1st April, तो revenue will be deemed to have been earned on 20 January as the ownership of goods was transferred on that day। इनके कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने माल का ऑर्डर मिला, आपने उस माल को ट्रांसफ़र कर दिया मतलब सेल कर दिया, वैसे ही आपका जो रिवेन्यू है वो माल सेल होते ही आपका रिवेन्यू मान लिया जाएगा, चाहे आपको उस माल की पेमेंट मिली है या नहीं मिली है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपका 1 जनवरी को गुड्स सप्लाई करा, ठीक है, रिसीव्ड 1 अप्रैल को हुआ, लेकिन आपने भेजा कब 20 जनवरी को। तो आपका जो स्टॉक है, जो माल है, वो 20 जनवरी को सेंड किया गया है, तो रिवेन्यू आपका 20 तारीख को ही मान लिया जाएगा, चाहे आपको उसकी पेमेंट कभी भी मिले। जैसे सेकंड केस बता रखा है, रिवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन ए टाइम बेसिस। टाइम बेसिस पे हम रिवेन्यू को रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन में इंक्लूड करते हैं। जैसे रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2015, इवन ही रिसीव अप्रैल 2015, तो will be treated as revenue of the financial year 31st March 2015. If commission for April 2015 is received in advance in March 2015, so it will be treated as revenue of the financial year April 2015। वो कह रहा है कि अगर आपको रेंट मंथ मार्च का मिल रहा है, उसके बाद अप्रैल का 2015 का आपको मिल रहा है, तो जिस डेट को आपको बोला जाएगा कि इतनी डेट को आपको रिवेन्यू मिलेगा या आपका रेंट पे किया जाएगा, उसी डेट को हम रिवेन्यू मान लेंगे, चाहे उसके बाद हमें पेमेंट कहीं भी किसी भी डेट को प्राप्त हो। तो ये आपको यहाँ तक करना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये जो कंसेप्ट है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए डिटरमाइन किया जाता है। According to this concept, in determining the net profit from business operation, बिजनेस ऑपरेशन के लिए
ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना इम्पोर्टेंट होता है। ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। जितनी भी कॉस्ट है वो रेवेन्यू के पीरियड के अकॉर्डिंग चार्ज की जाती है। फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रेवेन्यू, रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मैचिंग कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारी कॉस्ट है, मतलब जितने भी हमारी रेवेन्यू हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो एक साथ चलेंगे। जिस साल के, जिस ईयर के हम जितने एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं उतने ही हमें उसकी जहाँ जहाँ से हमें इनकम प्राप्त हो रही है, इनकम और जो हमारा रेवेन्यू है वो हमें शो करना है। When an item of revenue is included in profit loss account, तो all expenses incurred on it। अगर आप रेवेन्यू को इंक्लूड करते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में तो आपको उस टाइम पीरियड के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी शो करने होंगे, चाहे वो पेड किए गए हों या ना किए गए हो। शुड बी शोन एज एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कि वो एक्सपेंसेस आपको अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करने होंगे। सेकंड है आपका व्हेन सम एक्सपेंसेस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर आल्सो, कि जो एक्सपेंसेस जिस साल के हैं वो आपके शो करने होंगे। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पहले से ही पेड कर दिया है तो द पार्ट रिलेटिंग टू द नेक्स्ट ईयर विल बी शोन एज एन एक्सपेंसेस एंड नेक्स्ट ईयर नॉट दिस ईयर। अगर अगले साल का भी आपने पहले ही पेड कर दिया गया है तो वो अगले साल में ही आपका शो किया जाएगा, ना कि इस ईयर। These mean that part of insurance premium against which benefit will be derived or revenue will be earned in future should be shown in the balance sheet as an assets and the rest of it as an expenses during the current year। कि रेवेन्यू जो है वो फ्यूचर में अर्न किया जा रहा है तो जो होने वाले एक्सपेंसेस हैं फ्यूचर के वो उसी टाइम में आपके शो किए जाएंगे। फिर है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर। अगर आपका कुछ माल इस साल बिकने से रह गया है तो देखो जो माल हमारा 31 मार्च तक रह जाता है उसको बोलते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। जो माल हम 1 अप्रैल को यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम ओपनिंग स्टॉक। तो अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक का माल है और वो आप नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक के रूप में यूज़ कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो हम नेक्स्ट ईयर में शो करके दिखाएंगे। फिर है इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड फॉर रेवेन्यू। कि इनकम रिसीव हो रही है या आपको कोई भी ऐसी इनकम जो एडवांस में रिसीव हो गई है तो उसको भी आप रेवेन्यू में से डिडक्ट करके फिर शो करके दिखाओ। तो ये पूरे कंसेप्ट का कहने का मतलब ये है कि आपकी जितने भी रेवेन्यू या जितनी भी इनकम है उसके साथ साथ आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। तो ये 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से अपनी वीडियोस में करने हैं।